हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्टली हमने क्या कवर करा है सर। ऐसे 500 की सीरीज में 500 हो गया, 501 हो गया, 505 भी हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन ऑफ ऐसे 510। अब सर इस रिवीजन में अगेन हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। अलोंग विद द कॉन्सेप्ट्स वी विल आल्सो बी रिवाइजिंग द क्वेश्चंस ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट एग्जाम्स। सो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक अच्छे सीएस स्टूडेंट की तरह वीडियो पे अटेंडेंस लगा दें, वीडियो को लाइक करके। अगर चैनल पे अभी नए नए आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस। सो लेट्स बिगिन विद द रिवीजन ऑफ ऐसे 510। आर यू पीपल रेडी? यस सर, आ जाओ। ये बोर्ड नोट्स आपको कहां से मिलेंगे? फ्रॉम अवर टेलीग्राम चैनल क्लियर सीए विद शुभम केसवानी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले सर बात करते हैं ऐसे का नाम क्या है। ऐसे 510 कहता है दिस इज नॉट 10, दिस इज आई फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। कम ऑन, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट पे फोकस किस पे करना है? ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में आता है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का ये मतलब है जो हमारे प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रायर पीरियड बोले तो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट है वो आपने नहीं किया। सर आपने नहीं किया मतलब जो हमारा करंट ऑडिटर है उसने पिछले साल के फाइनेंशियल्स का ऑडिट नहीं किया। तो किसने किया? सर दो केसेस हो सकते हैं, या तो पिछले साल के फाइनेंशियल्स का ऑडिट हुआ ही नहीं, या फिर ऑडिट हुआ बट इट वाज ऑडिटेड बाय सम अदर ऑडिटर कॉल्ड प्रीडिसेसर ऑडिटर। Once more, what is initial audit engagement? It means prior period financial statements का या तो ऑडिट हुआ ही नहीं, या फिर ऑडिट हुआ बट इट वाज ऑडिटेड बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, यानी इट वाज ऑडिटेड बाय सम डिफरेंट ऑडिटर। बेसिकली अगर मैं बोलूं ऑडिट आपने नहीं किया। अब सवाल आता है ओपनिंग बैलेंसेस क्या है। अगर मैं फाइनेंशियल्स बना रहा हूं फॉर 31 मार्च 25, तो आपको पता है 31 मार्च 25 के साथ साथ 31 मार्च 24 इसके बैलेंसेस भी आते हैं। हाँ सर, इन्हीं को हम नाम देते हैं क्या? ओपनिंग बैलेंसेस। दीज आर कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंसेस। अब सर एक बात समझना, ओपनिंग बैलेंस में क्या सिर्फ अमाउंट आती है? नहीं, अमाउंट के साथ साथ आते हैं डिस्क्लोजर्स विच आर प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो फॉर एग्जांपल अगर एक एंटिटी का कोई लीगल केस है पेंडिंग सिंस 2021 से पुराना एक केस पेंडिंग चल रहा है जिसका डिस्क्लोजर पिछले साल भी था, इस बार भी है, तो वो जो डिस्क्लोजर है जो हमारा बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर में है वो भी ओपनिंग बैलेंस का पार्ट बन जाएगा। अब सवाल आता है हमारा एज अ ऑडिटर ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको चाहिए भैया सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। व्हाट वी नीड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। सबसे पहले इस चीज को लेकर एविडेंस कि जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अब इनका लिखने का लहजा देखना, कवि का लिखने का लहजा देखना। कवि ऐसे नहीं लिखता कि ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। कवि लिखता है ओपनिंग बैलेंस कंटेन मिस स्टेटमेंट दैट मटीरियली अफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि हमको बस ये चेक करना है एविडेंस लेके कि ओपनिंग बैलेंस में कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जिसका मटेरियल इफेक्ट आ रहा है ऑन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सर ओपनिंग बैलेंस के अलावा एक और ऐसी चीज है जो पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड होती है, जिसको आप लास्ट ईयर भी अप्लाई कर रहे थे और इस साल भी अप्लाई करते हो कंसिस्टेंटली। सर व्हाट इज दैट थिंग? दैट इज बाबा अकाउंटिंग पॉलिसी। कहीं ना कहीं आपको एज अ ऑडिटर अकाउंटिंग पॉलिसी भी चेक करनी है दैट कंपनी की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, ठीक है, क्लाइंट की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं ये अप्रोप्रिएट है एंड दे आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड। तो हमने ये चीज एफआर में सीखी है सर। कौन सा? इंड एएस था, इंड एएस 8। इंड एएस 8 कहता है कि आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज है इसकी आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करनी है, आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देखना देना होता है। ओके सर, इसको आपने प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोज करना है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ जैसा मैंने बताया, इंड एएस लगता है तो इंड एएस 8, और अगर आप पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है तो एएस 5। आपको पता है आप एक थर्ड बैलेंस शीट बनाते हो, हाँ सर, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए, तो वही डिस्क्लोजर हमको चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो ये दो बातें हमको बस ध्यान रखनी है, बिकॉज देखो अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव पता होगा ना,
आप आराम से ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रेम कर लोगे। सो वंस मोर लेट्स रिवाइज द ऑब्जेक्टिव। हमें चाहिए सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस कि ओपनिंग बैलेंसेस में कहीं कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं जो मटेरियली अफेक्ट करती है करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है सर। या फिर आप देखोगे एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज, दीज आर कंसिस्टेंटली अप्लाइड। अगर कंसिस्टेंटली अप्लाइड नहीं है, देयर आर चेंजेस, दे आर प्रॉपर्ली एपीडी। एपीडी बोले तो अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। कैसे? एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अब सर जब ऑब्जेक्टिव हमको क्लियर हो गया, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑडिट प्रोसीजर। पानी के दो दो घूंट लगा लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक डन तो मान लो ये स्टैंडर्ड डन। गेट रेडी, आ जाओ। तो सबसे पहले हमको पता है हमको क्या चाहिए, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। प्लीज बोर्ड पे फोकस करना। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में कोई ऐसी मिसस्टेटमेंट तो नहीं जिनका मटेरियल इफेक्ट है ऑन द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले सर हम क्या चाहेंगे, जो पिछले साल का क्लोजिंग है उसी को ओपनिंग बना दो। आहा, जो पिछले साल का क्लोजिंग है उसी को ओपनिंग बना दो, यानी डिटरमाइन वेदर द प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड। अब सर आपको एक बात याद होगी, अगर हमने कुछ पिछले साल के बैलेंसेस में गलतियां कर रखी होती हैं, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल्स में कुछ गलतियां होती हैं, उन गलतियों को आपको सुधारना पड़ता है। दोज मिस्टेक्स हैव टू बी रेक्टिफाइड इन द करंट ईयर, और उसको हम नाम देते हैं प्रायर पीरियड आइटम। यही सेम कॉन्सेप्ट अगेन आप इंड एस 8 में पढ़ते हो, ऑफ प्रायर पीरियड आइटम। मैं इनको प्यार से बोलता हूं पुराने पाप, ठीक है, पुराने पाप। और जो एंटिटी ये पाप करती है उसको कहते हैं पापी। पापी यानी प्रायर पीरियड आइटम। तो आपने एक बात ध्यान रखनी है कि जो पिछले साल का क्लोजिंग है दैट हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड टू द करंट पीरियड। अगर क्लोजिंग में गड़बड़ थी और इफ देयर आर एनी एडजस्टमेंट्स, दे आर डिस्क्लोज्ड एज प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट ईयर पीएनएल। क्या ये बात समझ आई? आई सर। दूसरी चीज कौन सी है जो पिछले साल से इस साल कैरी फॉरवर्ड होगी? अकाउंटिंग पॉलिसी। सो ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब एक बात बताओ, ये दोनों चीजें कहां से चेक करोगे? क्लोजिंग बैलेंस कहां से चेक करोगे? पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सो अगर आपके पास पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल्स हैं, आप उनको रीड कर सकते हो। सो यू कैन परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। फर्स्ट प्रोसीजर इज, अगर प्रायर पीरियड फाइनेंशियल्स का ऑडिट हुआ है, यू कैन पेरूस कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेरूसिंग का मतलब है डिटेल में रीड करना। तो पिछले साल के जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी कॉपी आप डिटेल में रीड कर सकते हो। और कौन से प्रोसीजर हैं सर? यू कैन डू कैप और सैप। नाउ व्हाट इज कैप और सैप? कैप का मतलब है करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर, सैप का मतलब है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। मान लो मैं डेटर्स के ओपनिंग बैलेंस को चेक करना चाहता हूं, ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं डेटर का ओपनिंग बैलेंस ना भी चेक करूं तो क्या मैं करंट ईयर में जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है वो चेक करता हूं? हां। क्या मैं बैड डेट्स चेक करता हूं? हां। क्या मैं रिकवरीज चेक करता हूं? हां। क्या मैं क्रेडिट सेल्स भी चेक करता हूं? हां। क्या मैं ऐसा कह दूं, जब आपने इन चारों आइटम्स को चेक कर लिया तो आपने इनडायरेक्टली ओपनिंग बैलेंसेस की भी चेकिंग कर ली? सर कैसे? अरे भाई एक बात बताओ, जो आपका ओपनिंग बैलेंस था उसी में से तो रिकवरीज हुई होंगी, हां वो चेक हो गई। जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से कुछ बैड डेट हुआ होगा, हां वो भी चेक हो गई। और जो बचा हुआ बैलेंस है वो क्लोजिंग में आया होगा, तो क्या मैं कह दूं क्लोजिंग चेक करके भी आपने ओपनिंग चेक कर लिया? हां। तो ओपनिंग बैलेंसेस में से ही बैड डेट्स हुए, उसी में से रिकवरीज हुई, और जो बचा वो क्लोजिंग बैलेंस में गया। तो क्योंकि आपने करंट ईयर में ऑलरेडी ये सब चीजें चेक करी हैं, इनडायरेक्टली आपने ओपनिंग बैलेंस भी चेक कर लिया। इसी को क्या कहते हैं? करंट पीरियड ऑडिट प्रोसीजर। प्यार से बोलेंगे कैप, ठीक है सर। दूसरे प्रोसीजर का नाम है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। तो जिन भी बच्चों ने ऑडिट में आर्टिकलशिप करी है दे विल रिलेट टू इट। जब भी आप कोई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट करते हो, ठीक है, या आप नॉर्मल ऑडिट एंगेजमेंट भी करते हो, तो जो आप बैंक बैलेंस चेक करते हो एज ऑन 31 मार्च 25, आप उसकी क्या लेते हो? बैलेंस कंफर्मेशन। अब अगर मुझे ओपनिंग बैलेंस भी चेक करना है, इफ आई वॉन्ट टू चेक द ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो, तो मैं एडिशनली क्या कर सकता हूं? मैं ओपनिंग बैलेंस की भी कंफर्मेशन ले सकता हूं। तो जब आप स्पेसिफिकली, when you are specifically for testing the opening balance,
टेकिंग द कंफर्मेशन, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। क्या बोलेंगे इसको? स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। तो 3 प्रोसीजर शुभम सर ने सिखाए, जल्दी से बताओ क्या। सबसे पहले तो देसी प्रोसीजर, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वही साल का ओपनिंग बनेगा। तो अगर पिछले साल के फाइनेंशियल्स का ऑडिट हुआ है तो व्हाट यू कैन डू, पेरूसिंग द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी 2 बचे प्रोसीजर हैं, कैप और सैप। ये भी आप कर सकते हो। कैप का मतलब है करंट ईयर प्रोसीजर, सैप का मतलब है स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। अब सर ये सारे प्रोसीजर करते करते आपको आई खुशबू, आपको हुआ शक। सर शक किस चीज का? आपको एविडेंस मिलता है दैट ओपनिंग बैलेंस कैन हैव मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब सर जब आपको शक हो रहा है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो इस शक को यकीन में बदलने के लिए आपको और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। और टेस्टिंग का मतलब है यू हैव टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, एंड वेंस यू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर और फिर जाके अगर आपको कोई मिसस्टेटमेंट मिलती है तो ये आप कम्युनिकेट करोगे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को एज पर ऐसे 450 ने सिखाया था, जब भी मिसस्टेटमेंट्स मिले कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। तो लास्ट में ये एसके मसाला याद रखना। प्रोसीजर करने के बाद अगर आपको शक होता है कि कहीं ना कहीं मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो उस शक को यकीन में बदलने के लिए हम करेंगे एडिशनल प्रोसीजर, और एडिशनल प्रोसीजर करके अगर एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट मिल जाए, कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी एज पर ऐसे 450। यही बात अगर आप देखोगे आपकी किताब में लिख रखी है। एक बार आ जाओ, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले सर अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, हमने ऑलरेडी कवर कर ली। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फॉर प्रायर पीरियड, या तो इनका ऑडिट नहीं हुआ या दे वर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, इसके अंदर डिस्क्लोजर भी इंक्लूड होते हैं। एग्जांपल कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स लाइक योर कंटिंजेंट लायबिलिटी। ऑब्जेक्टिव 2 है। सबसे पहले चेक करो क्या ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है दैट materially affect the current year financial statement। दूसरा ऑब्जेक्टिव है appropriate accounting policies are consistently applied, but अगर उसमें कोई चेंज है that is appropriately APD। APD बोले तो accounted, presented and disclosed as per applicable FRF। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर ओपनिंग बैलेंसेस। सर हमारा काम है मोस्ट रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करना, ऑडिट रिपोर्ट को रीड करना। हमको चाहिए एविडेंस कहीं ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। तो हमें 2 चीजें क्या डिटरमाइन करनी है, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, पर अगर उनमें कोई गड़बड़ थी तो दोस एडजस्टमेंट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड एज पापी, प्रायर पीरियड आइटम इन द करंट ईयर पीएनएल। दूसरी चीज कौन सी कैरी फॉरवर्ड होनी थी? अकाउंटिंग पॉलिसी। ओपनिंग बैलेंसेस रिफ्लेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने कहां से उठाए? ऑब्जेक्टिव से ही उठा लिए। फिर उसके बाद इन दोनों चीजों को चेक करने के लिए क्या करेंगे? ऑडिट प्रोसीजर। पहला बेसिक प्रोसीजर, अगर पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हुआ है, पेरूसिंग कॉपीज ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बाकी 2 प्रोसीजर्स कैप और सैप। कैप बोले तो करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर्स, सैप बोले तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। नाउ ऐड एसके मसाला। एसके मसाला अगर ये सब करते करते आपको मिल जाए एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट कैन हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस शक को यकीन में बदलने के लिए क्या करेंगे? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। अब ये सब करके अगर आपको लगता है मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है, देन किसको बताओगे? सर वी विल कम्युनिकेट टू मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। मित्रों क्या यहां तक सब क्लियर है? क्लियर है सर। अब आ जाओ लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड। सर क्या क्या करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर हो सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स आईसीए ने दे रखे हैं। एग्जांपल, अगर आपको डेटर चेक करने हैं कि एक्चुअल में डेटर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है, तो मुझे बताओ कैसे पता चलेगा डेटर एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? सर आपने आज ही बताया कि अगर आपको डेटर के लिए करंट ईयर प्रोसीजर्स करने हैं तो आप देखो ड्यूरिंग द ईयर डेटर से क्या रिकवरीज हुई हैं, ठीक है। तो यही बात यहां लिखी है, यू कैन चेक द कलेक्शंस ऑफ द ओपनिंग अकाउंट रिसीवेबल ड्यूरिंग द पीरियड। इसके लिए आप कंपनी के बैंक स्टेटमेंट्स देख सकते हो। यही अगर क्रेडिटर है तो इसका उल्टा कर दो, क्रेडिटर से कलेक्शन नहीं होती, पेमेंट होती है। सो यू कैन चेक द पेमेंट्स ऑफ द ओपनिंग क्रेडिटर्स। इन्वेंट्रीज को कैसे चेक करेंगे? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन भी है क्वेश्चन बैंक पे। सर इन्वेंट्री को चेक करने का बड़ा सिंपल तरीका है, हमें इन्वेंट्री की क्या चेक करनी है? सर वैल्यू। वैल्यू कैसे बनती है? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। कम ऑन,
क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। अगर मुझे क्वांटिटी चेक करनी होती है तो मैं क्या करता हूं सर, हम जाके करते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। अब यार एक बात बताओ, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तो मैं जा सकता हूं, बट क्या टाइम ट्रेवल की मशीन आ चुकी है? क्या टाइम ट्रेवल की मशीन आ चुकी है कि मैं ओपनिंग इन्वेंट्री के लिए भी चला जाऊं? नो सर। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को तो वेरीफाई करेंगे एंड देन वी विल रिकंसाइल इट विद द ओपनिंग इन्वेंट्री। जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको रिकंसाइल करेंगे विद द ओपनिंग इन्वेंट्री। सो द फर्स्ट प्रोसीजर इज टू चेक द क्वांटिटी ऑब्जर्विंग द करंट फिजिकल काउंट एंड रिकंसाइल इट टू द ओपनिंग इन्वेंट्री। गॉट इट सर। कैसे रिकंसाइल करेंगे? अरे छोटे बच्चे हो क्या, क्लोजिंग इन्वेंट्री ली, उसमें जो भी इस बार आउटवर्ड गया है उसको एड बैक कर दो, जो इनवर्ड आया है उसको माइनस कर दो, तो ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। समझ गए? समझ गए सर। उसके अलावा मुझे बताओ वैल्यू कैसे चेक करेंगे? सर वैल्यूएशन देखो, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो हम इसकी वैल्यूएशन भी चेक करेंगे। अब सर वैल्यूएशन के लिए आपको ना कहीं सेल प्राइस में से ग्रॉस प्राइस माइनस करना पड़ेगा, तभी कॉस्ट आएगी। सेल प्राइस में से ग्रॉस प्राइस माइनस करना, ग्रॉस प्राइस बोल रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट, आपको ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। सो यू ऑल्सो नीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। एंड एक चीज इंश्योर करना, जो भी इन्वेंट्री आप कंसिडर कर रहे हो दैट इन्वेंट्री शुड बी एज ऑन 31 मार्च 2024। वो उसी अकाउंटिंग पीरियड की होनी चाहिए, उसी डेट की होनी चाहिए। यानी आपको कट ऑफ प्रोसीजर्स भी करने पड़ेंगे, आपको कहीं ना कहीं कट ऑफ प्रोसीजर्स भी करने पड़ेंगे। तो यही 3 प्रोसीजर है। जल्दी से एक बार आ जाओ, रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल लॉजिक लगाना, क्वांटिटी इनटू वैल्यू इज इक्वल टू द ओपनिंग इन्वेंट्री। सो ओपनिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी कैसे वेरीफाई करेंगे? सर बड़ा सिंपल है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका इन्वेंट्री काउंट अटेंड करो एंड देन रिकंसाइल इट टू द ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है सर। देन परफॉर्म द प्रोसीजर्स ऑन द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन के लिए क्या करें? ग्रॉस प्रॉफिट को काट दो। कम ऑन, ग्रॉस प्रॉफिट को काट दो। तो इससे आपके तीनों पॉइंट हो गए, प्रोसीजर्स ऑन द वैल्यूएशन, प्रोसीजर्स ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड प्रोसीजर ऑन द कट ऑफ। काट दो मतलब कट ऑफ, तो आपने कहीं ना कहीं कट ऑफ प्रोसीजर्स भी करने हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। अब सर आखिरी के 2-3 पॉइंट बस आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा, गेम खेलते हैं। अगर आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाए किस चीज को लेके, कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई, अगर कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई तो देयर आर चेंजेस, और अगर चेंजेस हैं तो दीज आर नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो मुझे एक बात बताओ, अगर एविडेंस है, इफ यू हैव द एविडेंस, कौन से 2 ओपिनियन पॉसिबल है? डिस्क्लेमर, एडवर्स और क्वालिफाइड। कौन से 2 ओपिनियन पॉसिबल है सर? ओनली एडवर्स एंड क्वालिफाइड और पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास एविडेंस है। अगर एविडेंस नहीं होता तो फिर डिस्क्लेमर पॉसिबल होता, बट राइट नाउ ओनली ओपिनियन पॉसिबल आर एडवर्स एंड क्वालिफाइड। यही बात आपकी किताब में लिखी, देखो क्या कहता है। अगर आपको एविडेंस मिल जाए दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड एंड एनी चेंजेस आर प्रॉपरली अकाउंटेड एंड प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, ये अच्छी बात है। बट अगर ऐसा एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है, सॉरी, अगर ऐसा एविडेंस मिलता है कि ये चीजें ठीक से नहीं हुई, तो फिर आप क्या करोगे? यू विल गिव अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन एज पर एसए 705। गॉट इट? गॉट इट सर। गेम नंबर 2, मान लो ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इसको लेके अगेन आपके पास एविडेंस है, तो अगेन 2 ही ओपिनियन पॉसिबल है, एडवर्स और क्वालिफाइड। अगर एविडेंस नहीं है तो डिस्क्लेमर और क्वालिफाइड। तो यहां जिस बच्चे को ऐसे 705 आता है, आई होप उसको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। यस यस सर। क्या सर हमारे ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया? हाँ, ये स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया। लास्ट में बस एक छोटी सी बात याद रखना, अगर आपको लगता है देर इज अ नीड, देर इज अ मॉडिफिकेशन इन द ओपिनियन इन प्रीडिसेसर ऑडिट रिपोर्ट, यानी जो आपसे पहले ऑडिटर था उसने पिछले साल की रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, और आपको लगता है कि वो जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी ना, जिस वजह से पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन आया था, दैट इज स्टिल रेलिवेंट एंड मटेरियल टू द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भैया अगर आपको लगता है जो पुरानी गलती थी वो मैनेजमेंट ने नहीं सुधारी, वो गलती आज भी है, आज भी मटेरियल है, आज भी रेलिवेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस साल भी आप अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे। यू हैव टू मॉडिफाई द करंट पीरियड ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो अब आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे। 3 क्वेश्चन है हमारे पास गिन के, ठीक है, 2 तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। आ जाओ रिवाइज करते हैं, पानी के 2 घूंट लगा लो। आ जाओ सर। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्यारा प्यारा
क्वेश्चन नंबर 1, November 23 मेन एग्जाम, MTP May 25, MTP September 25. Let's do this amazing question. कमेंट, पूरा क्वेश्चन रिवाइज करना पड़ेगा. CA Jill, Jack and Jill went up the hill. A recently qualified practicing CA got his first audit assignment of Natural Private Limited for the financial year 24-25. He obtained all the relevant appropriate evidence for the items relating to P&L. However, जब ये बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहा था, इसने लेफ्ट आउट कर दिया एक एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना, दैट इज कंफर्मेशन फॉर द आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स रिसीवेबल अमाउंटिंग टू 190 lakhs. बिकॉज लास्ट ईयर से ये चीज कंटिन्यू हो रही थी ऑन द अफर्मेशन ऑफ द मैनेजमेंट की इस साल कोई रिसीट्स नहीं है, कोई क्रेडिट्स नहीं है ड्यूरिंग द ईयर. तो देखो क्या हुआ, इसका बेचारे का ये पहला ऑडिट असाइनमेंट था. ठीक है, पहले ऑडिट असाइनमेंट में इसने क्या किया, जब ये बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहा था तो उसमें जो डेटर्स का बैलेंस आ रहा है 190 lakhs का, इसको लेके इसने कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं लिया. ही डिड नॉट टेक प्रॉपर एविडेंस. ये अफर्मेशन पे, मैनेजमेंट की इस अफर्मेशन पे कि ये बैलेंस पिछले साल से कंटिन्यू हो रहा है, इसमें कोई भी रिसीट, कोई भी क्रेडिट नहीं है. Jill therefore excluded it from the audit program, the audit of debtors on the understanding कि ये पिछले साल का है और इसका ऑडिट पिछले साल के ऑडिटर ने कर दिया. अब आपको इस पे कमेंट करना है. पहले एक बात बताओ, प्रीडिसेसर ऑडिटर वाला कॉन्सेप्ट शुभम सर ने कहां पढ़ाया? ऐसे 510. क्या मैं बोल दूं फर्स्ट ऑडिट असाइनमेंट है तो ये एक इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो गई? हाँ सर, ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट हो गई. तो जब आपको इतने हिंट्स आईसीआई ने दे दिए तो एक बात तो पक्का यहां पे ऐसे 510 लगेगा. गॉट इट सर. अब सर सवाल कहता है कि हमारे पास एक ओपनिंग बैलेंस है डेटर्स का, वही सेम बैलेंस हमारे क्लोजिंग बैलेंस में भी आ रहा है. तो पहले एक बात बताओ, क्या डेटर्स का ऑडिट करना चाहिए था? बीइंग अ ओपनिंग बैलेंस, यस, इसका ऑडिट करना चाहिए था. किसने बताया? ऐसे 510 ने बताया. ठीक है, अब इस आंसर की फ्रेमिंग कैसे करनी है? बड़ा सिंपल है, मैं आपको सिखाता हूं. सबसे पहले आप अपने आंसर में लिखोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 510. ठीक है, जब भी ऐसा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा आप अपना आंसर स्टार्ट करोगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऐसे 510. फिर आप बोलो कि हमको शुभम सर ने सिखाया कि डेटर्स में हमारे पास चेक करने के लिए हम करते हैं करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर. मैंने क्या सिखाया था? करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर. कौन से करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर सिखाए थे? कि सर जो भी डेटर्स की ड्यूरिंग द ईयर रिकवरी हुई है, जो भी आपने डेटर से रिकवरी करी है ड्यूरिंग द ईयर, वो आप चेक कर सकते हो, तो इससे आपकी चेकिंग हो जाएगी. प्लस क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो मैनेजमेंट ने आपको कुछ अफर्मेशन दी है. क्या मैनेजमेंट से अफर्मेशन लेते हैं या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. तो यहां आप थोड़ा सा तड़का ऐसे 580 का भी लगा सकते हो और आखिरी में आप कंक्लूड कर सकते हो कि इसको डेटर्स का ऑडिट करना चाहिए था, इसको कहीं ना कहीं डेटर्स का ऑडिट करना चाहिए था. डेटर्स के ऑडिट को अपने ऑडिट प्रोग्राम से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए था. तो यही आंसर आपने इस तरह से फ्रेम करना है. सबसे पहले आपने क्या किया? ऐसे 510 लिखा, उसका ऑब्जेक्टिव लिखा. ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हमको चेक करना है ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. बट कवि कैसे लिखता है? सर कवि ऐसे लिखता है, वो बोलता है ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन मिसस्टेटमेंट दैट मटेरियली अफेक्ट द करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन कंसिस्टेंटली अप्लाइड एंड अगर उनमें अगर चेंजेस हैं, दीज आर प्रॉपरली एपीडी अकाउंटेड, प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ. क्या मैं बोल दूं ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया? हाँ सर, फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर इज कंप्लीट. फिर आप बोलोगे कि ओपनिंग बैलेंसेस को कैसे चेक करते हैं, तो आपने सर 2 प्रोसीजर सिखाए थे. क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर सिखाए मैंने? सर पेरूसिंग द कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सेकेंड थिंग आपने बोला था कि हम कहीं ना कहीं कैप कर सकते हैं. कैप का मतलब है करंट ईयर के ऑडिट प्रोसीजर, जिससे आपको एविडेंस मिल जाएगा ऑफ एग्जिस्टेंस, राइट, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन. ये कुछ नया नहीं है, ये हमारी असर्शंस हैं ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स. क्या ऑडिट प्रोसीजर भी हो गया? हो गया सर. अब इसके बाद लिखो ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. इसमें बस आप इतनी सी बात लिखो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो होती है ये हमको नेसेसरी एविडेंस तो देती है बट सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं देती. तो जो भी मैनेजमेंट का इंटेंशन है उसको लेके आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो. फिर आएंगे सर फैक्ट्स ऑफ द केस. ये आप 1 से 2 लाइन में लिख दो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत की बात नहीं. इसके जनरली मार्क्स भी नहीं होते स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में. एंड कंक्लूजन में सर 2-3 चीजें आएंगी. क्या?
सबसे पहले इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेनी चाहिए थी, बस ऐसा नहीं बातों बातों में मैनेजमेंट से बुलवा लिया। सेकंड चीज, इसको प्रॉपर प्रोसीजर्स करने चाहिए थे ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस। ही शुड नॉट एक्सक्लूड द ऑडिट प्रोसीजर ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स फ्रॉम हिज ऑडिट प्रोग्राम। एंड तीसरी चीज जो आईसीआई यहां पे डालता है, सर ये क्या है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था उसके सजेस्टेड आंसर में ये लाइन मिसिंग थी, बट जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था उससे पहले तब उन्होंने सजेस्टेड आंसर में ये लाइन डाली थी। तो आपकी मर्जी है, मैं ये सजेस्ट करूंगा डालो। ये लाइन क्या कहती है, दिस पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस और ग्रॉसली नेग्लिजेंट एज पार्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। सर ये कुछ नहीं, ये है आपका क्लॉज 7 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। 7 डेज क्या करनी है, एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लॉज 7। तो यहां क्लॉज 7 भी आप रेफर करके चल सकते हो। तो अगर आप चाहो तो फटाफट वीडियो को 2 मिनट पॉज करो, एक बार इस आंसर को रिवाइज कर लो, फ्लो रिवाइज कर लो, तो ताकि अगर ये एग्जाम रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होए जैसा कि मुझे लग रहा है अभी रिसेंट एमटीपीज में आया हुआ है, तो आपके फुल में से फुल आराम से बन जाए। मजा आया? अगर आया तो भाई फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। अब सर इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं आपको फटाफट बताता हूं क्या है। ये कहता है, डज देयर एग्जिस्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज पार्ट इन सच सिचुएशन। पूरा क्वेश्चन एक बार देखें तो बस सिंपल है, आप ऑडिटर बने हो इन द ईयर 24-25 फॉर द ईयर 24-25 ऑन 31 जुलाई 25। अकाउंट्स ऑफ द फर्म वर अनऑडिटेड फॉर 23-24। मुझे एक बात बताओ, पिछले साल के फाइनेंशियल्स ऑडिट नहीं हुए और इस साल आप ऑडिट कर रहे हो, यानी इट इज अ SA 510 का केस, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब फर्म के पास मटेरियल इन्वेंट्री पड़ी है एज ऑन 31 मार्च 24। क्या मैं बोल दूं 31 मार्च 24, यानी ओपनिंग बैलेंसेस में मटेरियल इन्वेंट्री है। हम ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहे हैं, इन्वेंट्री काउंट कर रहे हैं एज ऑन 31 मार्च क्लोजिंग बैलेंस का, बट हमारे मन में एक डाउट है रिगार्डिंग द ओपनिंग इन्वेंट्रीज। तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज का क्या करना है, शुभम सर ने ऑलरेडी आपको सिखा दिया। 3 प्रोसीजर सिखाए थे सर, क्या, क्वांटिटी इनटू वैल्यू। तो क्वांटिटी के लिए कुछ नहीं करना, करंट इन्वेंट्री काउंट को अटेंड करो, रिकंसाइल करो टू द ओपनिंग इन्वेंट्री। वैल्यू के लिए परफॉर्म द प्रोसीजर्स ऑन वैल्यूएशन, उसमें से क्या करो, ग्रॉस प्रॉफिट काट लो, तो परफॉर्म द प्रोसीजर्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो सकता है आपके क्वेश्चन बैंक में ना हो, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नवंबर 19, एमटीपी सितंबर 25। अच्छा, जो भी नए नए क्वेश्चन ऐड हुए ना इन द रिसेंट एमटीपी, सर कौन से वाले, यू कैन से MTP सितंबर और यू कैन से सजेस्टेड आंसर ऑफ मई और सितंबर, इसके लिए मैंने आपकी एक एडिशनल क्वेश्चंस की फाइल बना रखी है, ठीक है। आई हैव प्रिपेयर्ड एडिशनल क्वेश्चंस फाइल, ये आपको मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम चैनल, अगेन क्लियर CA विद शुभम केसवानी, ठीक है, क्लियर CA विद शुभम केसवानी। उसके अगर आप फाइल सेक्शन में जाओगे, बस आपको एक सर्च करना है अडेंडम, ठीक है, क्वेश्चन बैंक अडेंडम होगा। मैं एक बार नाम बता ही देता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, सो आपने कुछ नहीं करना, फाइल सेक्शन में जाना ऑफ दिस टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, एंड आपने सर्च करना है क्वेश्चन बैंक एडिशंस, ठीक है, सिंपल नाम है क्वेश्चन बैंक एडिशंस। एंड जो भी आपका क्वेश्चन बैंक का एडिशन है, सर एडिशन यानी EDITION एडिशन, अगर अक्टूबर 24 का है तो भी आपको रिलेटेड आपकी फाइल मिल जाएगी। अगर आपका मान लो अप्रैल 25 का है तो उससे रिलेटेड भी जो भी एडिशन है वो आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन में ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप पहला पार्ट देखो, मेंशन द ऑडिट प्रोसीजर्स टू गेट एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंस, तो जो डायरेक्ट प्रोसीजर आपके नोट्स में ऑलरेडी मैंने कवर कर रखे हैं वही के वही डायरेक्ट आपने लिखने हैं। सेकंड पार्ट अगर आप देखो कि अगर हमको एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है, या फिर एविडेंस मिल जाता है अबाउट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो इसका क्या इंपैक्ट होगा ऑन ऑडिट रिपोर्ट, ये भी मैंने आपको बता रखा है। अगर एविडेंस नहीं मिलता तो आएगा क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर, अगर एविडेंस मिल जाता है अबाउट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो आएगा क्वालिफाइड और एडवर्स, ठीक है। तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर अगर एविडेंस नहीं मिलता, और अगर एविडेंस मिल जाता है तो क्वालिफाइड और एडवर्स। सो विद दिस आवर स्टैंडर्ड ऑफ SA 510 इज डन। सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज, सारे क्वेश्चंस रिवाइज्ड। अब सर क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट टेक अ चिल पिल, ठीक है, जस्ट टेक अ चिल पिल, रिलैक्स एंड गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड ऑफ रिवीजन। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट्स बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज माई मोटिवेशन। और इसी तरह खुशी खुशी मन लाकर पढ़ते रहें, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।